एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, जिसका नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, पाश्चात्य काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तहत नई आलोचना और विविधवाद। यह क्या है कि यह पाश्चात्य शास्त्र का तीसरा वीडियो है और सरस्वती पांडे गोविंद पांडे बुक का अंतिम वीडियो है। ठीक है, यहाँ से समाप्त हो जाएगा। इससे पहले के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी सरस्वती पांडे संपूर्ण बुक अध्ययन के नाम से बना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं। नई आलोचना यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म शब्द का प्रथम प्रयोग 1911 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिनगर ने किया था। न्यू क्रिटिसिज्म शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा जॉन क्रो रैनसम ने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि 1941 की है, भूमिका में दिया था। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड से माना जाता है। नई आलोचना को रोमांटिसिज्म के विरुद्ध एक नए क्लासिकल पुनरुत्थान यानी कि नव अभिजात्यवाद हिंदी में के रूप में देखा गया। नई आलोचना में विभिन्न शब्दों के प्रवर्तक निम्न हैं। अंतर्विरोध के प्रवर्तक क्विंथ ब्रुक्स, तनाव के एलन टेट, अनेकार्थकता के विलियम एम्पसन, विरोधाभास के रॉबर्ट पेन वारेन, विडंबना और विसंगति के क्विंथ ब्रुक्स। नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक और उनकी कृतियां देखते हैं। जैसे कि आलोचक हैं फ्रैंक रेमंड लीविस, इनकी जो रचनाएं हैं न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री 1932 की, रिवोल्यूशन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट एंड इंग्लिश पोएट्री 1936 की, द ग्रेट ट्रेडिशन 1948 की, अन्ना केरेनिना एंड अदर एसेज 1967 की, डिकेंस द नॉवलिस्ट 1970 की, द कॉमन परसूट 1952 की। मिडलटन मरी की है द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल 1922 की। जेबी क्रच का है द मॉडर्न टेम्पर है। लॉयनल ट्रेलिंग की है द मॉडर्न एलिमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर। एजरा पाउंड का है ABC ऑफ रीडिंग। विलियम एम्पसन का है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। जॉन क्रो रैनसम का है गॉड विदाउट थंडर 1930 का, द वर्ड्स बॉडी 1938 का। एलन टेट का है आनंद लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 का, द फारलोन डेमन 1955 का। R.P. ब्लैकमर का है लैंग्वेज एंड जेस्चर 1952 का, लाइन एंड द हनीकॉम्ब 1956 का। केनेथ बर्क का है ग्रामर ऑफ मोटिव्स 1948 का, परमानेंस एंड चेंज भी है। क्विंथ ब्रुक्स का है द वेल रॉट अन 1947 का। नई आलोचना के लिए प्रारंभ में सौंदर्यपरक रूपवाद, एस्थेटिक फॉर्मलिज्म और विश्लेषणात्मक आलोचना जैसे नाम सुझाए गए थे। नई आलोचना से संबंधित प्रमुख पत्रिकाएं निम्नलिखित हैं। द क्राइटेरियन 1922 की है T.S. इलियट। स्क्रूटनी 1932 की है F.R. लेविस की। द फ्यूजिटिव जॉन क्रोस रैनसम का है। अब विविधवाद देखते हैं। विविधवाद ही इसका लास्ट टॉपिक होगा आज का। विविधवाद का मतलब कि कौन सा वाद है। उत्तर आधुनिकतावाद, वाद लास्ट में जुड़ा है ना, वहीं उत्तर आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है। उत्तर आधुनिकता की अवधारणा की उत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई है। तीसरी दुनिया मतलब कि अमेरिका। एक तरफ पहली दुनिया हो गया अमेरिका और उसके साथ वाले, दूसरी दुनिया रूस वाले, जो कि सोवियत संघ था, सोवियत रूस, उसके, और फिर जो बचे वह सब तीसरी दुनिया के हो गए। तो तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ। इस अवधारणा की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई। पहला मत, मलय चौधरी के अनुसार स्पेनिश कवि फेदेरिको द वेनिस ने अपनी कविता संग्रह आंतोलेजिया द ला पोएजिया स्पेनोला ए हिस्पानोअमेरिकाना की भूमिका में सर्वप्रथम पोस्ट मॉडर्न की व्याख्या की। डडली फिट्स ने सन 1942 में पोस्ट मॉडर्न के दक्षिणी अमेरिका कवियों पर प्रभाव को लेकर एथोलॉजी ऑफ कंटेम्परेरी लैटिन अमेरिकन पोएट्री नामक पुस्तक लिखी। सन 1947 में पुर्तगाली कविताओं का संग्रह फार्मई एक्सप्रेसाओं नो दोमांस ब्राजिलेइरो दो पीरियडो
कॉलोनियल एपोका पोस्ट मॉडर्निस्ट प्रकाशित हुआ। देखिए ऐसे नाम ही है तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। दूसरा मत है सच्चे अर्थों में जा फ्रांकोइस लियोतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। नमवा ईसा है। विश्वग्राम ग्लोबल विलेज की संज्ञा मार्शल मैकलुहान ने दिया था। लियोतर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में लिखा, उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। महावृत्तांत का अर्थ है ईसाइयत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रगति का मिथ। इनके विरुद्ध अब छोटे छोटे अस्तिमा समूहों जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हो रहा है। लियोतार ने लिखा है, ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तर औद्योगिक युग में, संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। फ्रेडरिक जेम्सन ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। इसे वे उपभोक्तावादी पूंजीवाद या फिर वृद्ध पूंजीवाद भी कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, कला का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि अनेक मृत्युओं की घोषणा करती है। उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख घोषणाएं निम्नलिखित हैं। डेनियल बेल, इनकी घोषणा है विचारधारा का अंत। ये सब पूछा जा सकता है कि कौन किसका है। अब तक तो थोड़ा सा कठिन लग रहा था, लेकिन यहाँ पे यह जरूर याद रखें। डेनियल बेल का है विचारधारा का अंत। जैक देरिदा का है दरिद्र। जैक देरिदा का है मनुष्य की मृत्यु, जिसकी मृत्यु हो जाएगी वह दरिद्र हो जाएगा, जैक देरिदा। रोला बार्थ का है लेखक की मृत्यु। लायन ट्रिलिंग का है लेखक का अंत। एडमंड विल्सन का है परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं। इलियट का है उपन्यास का अंत। अति यथार्थवाद यानी कि सरेलिज्म साहित्य और कला के क्षेत्र का ऐसा आंदोलन है जिसका जन्म प्रथम विश्व युद्धोत्तर फ्रांस में हुआ था। अति यथार्थवाद के प्रवर्तक आंद्रे बेंता ने सूर्यालिज्म शब्द का प्रथम प्रयोग सन 1924 में अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो ऑन सूर्यालिज्म में किया था। आंद्रे बेंता ने अपने घोषणा पत्र के प्रकाशन से पूर्व अपने मित्र फिलिप सुपाल्त के लेखन में मैनिफेस्टो के मूला पाठ का प्रकाशन 1919 में लेस चैम्पस मैग्नेटिक्स शीर्षक से कराया था। आंद्रे बेंता ने अति यथार्थवाद में स्वतः चालित लेखन, ऑटोमेटिक राइटिंग को साहित्यकारों के लिए अपरिहार्य माना है। अति यथार्थवाद के प्रबल समर्थक हर्बर्ट रीड ने मिथ, ड्रीम एंड पोएम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है। अति यथार्थवाद का संबंध दादावाद से है। दादावाद का प्रवर्तन ट्रिस्टन जारा ने सन 1916 में किया था। अस्तित्ववाद यानी कि एग्जिस्टेनियलिज्म के प्रवर्तक डेनिश विद्वान सोरेन कीकेनगॉर्ड हैं। 1813 से 1855 इनका जन्म रहा है, मतलब जीवन काल। अस्तित्ववाद के समर्थकों में निस्से ने ही कहा था ना कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। निस्से, कार्ल जेस्पर्स, मार्टिन हेडगर, गैब्रियल मार्शल, जिया-पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कामू आदि का नाम महत्वपूर्ण है। निस्से ने घोषित किया है ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। याद रखिए, ये बहुत ही फेमस है और पूछा जा सकता है कि किसका कथन है, तो निस्से का है। संरचनावाद, अब क्या है संरचनावाद? कौन सा वाद? संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक फ्रांस के भाषा वैज्ञानिक कौन है? फर्दिनांद डी सोस्यूर, ससुर नहीं सोस्यूर। 1857 इनका जन्म है, मृत्यु 1913 है। मृत्यु से उतना मतलब नहीं रहता, 1857 जन्म बस याद रखें। संरचनावाद के अनुसार साहित्य शाब्दिक संरचना है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु कई घटक तत्वों के संश्लेष से निर्मित होती है। घटक एक और परस्पर संबद्ध होते हैं और दूसरी ओर पूर्ण निर्मित के साथ उनका संतुलन संश्लेष होता है। साहित्य शाब्दिक संश्लेष है। सोस्यूर ने संरचनावाद की स्थापना कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक नामक पुस्तक में की है। इनके अनुसार भाषा के दो रूप हैं। ललांग, इसे अंतर्वैयक्तिक भाषा व्यवस्था कहा जाता है। लपरोल, इसे व्यक्ति विशेष की भाषा कहा जाता है। परोल के आधार पर भाषा के नियमों का अनुसंधान ही संरचना है। प्रसिद्ध नृतत्ववेत्ता लेवी स्ट्रास ने संरचनावाद को मिथकों के अध्ययन पर लागू किया है। लेवी स्ट्राक ने मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया कहा है। लेवी स्ट्राक के अनुसार मूक मिथक लौंग है, तो इसके अलग अलग रूप परोल हैं। संरचनावाद को साहित्य के क्षेत्र में प्रचारित करने का श्रेय रोला बर्थ को जाता है। रोला बर्थ को संरचनावाद की व्याख्या द फैशन सिस्टम नामक पुस्तक में इन्होंने की है। रोला बर्थ ने संरचनावाद की व्याख्या जो अपनी पुस्तक द फैशन सिस्टम में की है, तो इनका पुस्तक याद रखिए। द फैशन सिस्टम किसका है? रोला बर्थ का। और किससे संबंधित है? संरचनावाद से।
आगे है, उन्होंने कहा है कि हमें साहित्यिक कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त संपूर्ण संरचना रूप में देखना चाहिए। संपूर्ण रचना परत दर परत इतनी जटिल होती है कि इसे अंगभूत उप संरचनाओं, ध्वनि, छंद, बिंब, पद विन्यास आदि के गुंफ के रूप में देखा जा सकता है। रोला बार्थ के अनुसार साहित्य निर्माण में 5 नियम काम करते हैं: व्याख्या, चिन्ह संहिता, प्रतीकात्मकता, क्रिया व्यापार संहिता और सांस्कृतिकता। मतलब कि व्याख्या हो गया, चिन्ह संहिता हो गया, प्रतीकात्मकता हो गया, क्रिया व्यापार संहिता हो गया और सांस्कृतिकता हो गया, संस्कृति की बात। इन्हीं नियमों से होकर सारा पाठ गुजरता है। संरचनावाद को मार्क्सवादी परंपरा में स्थान देने का श्रेय किसे जाता है? लुई अल्थस्यूर को, लुई अल्थ्यूसर को। उत्तर संरचनावाद को संरचनावाद का अगला चरण माना जाता है। नाम ही है, उत्तर तो बाद में आएगा ही, अगला चरण। उत्तर संरचनावाद की अवधारणा की स्थापना में 5 फ्रांसीसी विद्वानों की भूमिका माना जाता है। कौन कौन है, बस सरसरी निगाह से इनका नाम याद रखना है। क्लाडे लेवी स्ट्रॉस, माइकल फूको, रोला बार्थ, लुई अल्थ्यूसर और जैकियस लकन। बड़ा अजीबो नाम है। उत्तर संरचनावाद में सारा बल पाठ यानी टेक्स्ट पर दिया जाता है। सारा बल पाठ पे यानी टेक्स्ट पे दिया जाता है। कला के लिए मूल फ्रांसीसी भाषा एल आर्ट पोर एल आर्ट का अनुवाद है। कला के लिए सूत्र का प्रथम प्रयोग किसने किया? विक्टर कजिन ने 1818 में किया। विक्टर कजिन के भाषणों का प्रकाशन 1836 में हुआ है। एल आर्ट पोर एल आर्ट यानी कला के लिए सूत्र का कला के लिए आर्ट ऑफ आर्ट सेक अनुवाद सर्वप्रथम वाल्टर पेटर ने किया था। कलावादी साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जर्मन दार्शनिक कांट, सेलिंग, गोथे और सीलर को जाता है। किसको? कांट, गोलर नहीं, कांट, सेलिंग, गोथे और सीलर को जाता है। किसका? कलावादी साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रतिष्ठित करने का श्रेय। सौंदर्यवादी या फिर कलावादी प्रवृत्ति के सर्वप्रथम प्रभावकारी रचनाकार कौन है? गाउटियर। किसके? सौंदर्यवादी या फिर कलावादी के। कला के लिए आंदोलन का प्रवर्तक करने वाले प्रमुख लेखक निम्न देशों से संबंधित है। जैसे कि ये फ्रांस से हैं। फ्रांस से कौन कौन है? कला के लिए आंदोलन का प्रवर्तक करने वाले फ्रांस से विभिन्न लेखक में मदाम द स्टाल, थियोफिल गौतिये, पियरे सार्ल, बादलेयर और स्टाफेन मलारमे। इंग्लैंड से जेम्स विस्लर, ऑस्कर वाइल्ड, वाल्टर पेटर, कार्लाइल, एडमंड गूज हैं। अमेरिका से इमर्सन है, एडगर एलन पोप हैं। कलावादियों की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कलावादियों की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। थियोफिल गौतिये की रचना है प्रेमेयर पोएजी 1832 की। एडगर एलन पो की रचना है द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन और द पोएटिक प्रिंसिपल 1850 की। इनकी रचना याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहता है। वाडलेयर का है फ्लावर्स ऑफ द ईवल काव्य संग्रह है। वाल्टर पेटर का है स्टाइल निबंध है। या जेम्स विस्लर का है 10 o'clock 1888। पूछ देगा कि 10 o'clock किसकी रचना है, तो याद रखिए जेम्स विस्लर का 1888 की। अब देखते हैं विभिन्न लेखकों ने क्या कहा है। विभिन्न कलावादियों का कला के संदर्भ में दिया गया टिप्पणी। पहला है, यह किसका है? गौतिये का है। कला की सत्ता राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से स्वतंत्र तथा निरपेक्ष होती है। कला का शिल्प उसे स्वतः पूर्ण, श्रेष्ठ तथा मूल्यवान बनाता है। किसका कहना है? गौतिये का। और अगला है कथन जो है वह किसका है? एडगर एलन पो का। कविता सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि है एवं उसका प्रभाव आत्मा का गहन और शुद्ध अन्वयन है। कौन कहता है? एडगर एलन पो। अगला है वाल्टर पेटर क्या कहते हैं? कला का सत्य अपने अंतर्दर्शन के प्रति ईमानदार बना रहने में होता है। किसका है? वाल्टर पेटर का। अगला है जेम्स विस्लर का। कला का उद्देश्य सुंदरता की खोज और निरूपण है। जेम्स विस्लर। आगे ऑस्कर वाइल्ड क्या कहते हैं? कला चरम सत्य और जीवन कथा की एक विधि है। कला चरम सत्य और जीवन कथा की एक विधि है। ऑस्कर वाइल्ड। अब देखते हैं क्या है। आलोचनात्मक यथार्थवाद की अवधारणा को सर्वप्रथम जॉर्ज लुकाज ने प्रस्तुत किया। जॉर्ज लुकाज की प्रसिद्ध रचनाएं देखते हैं। द मीनिंग ऑफ कंटेम्परेरी रियलिज्म, स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म, द हिस्टोरिकल। यह सब पुस्तक याद रखिए किसका? लुकाज का। जादुई यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी शब्द मैजिक रियलिज्म का हिंदी पर्याय है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैजिक रियलिज्म का मतलब ही हो जाएगा जादुई। मैजिक मतलब जादू। सर्वप्रथम फ्रेंच रोह ने जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए
मैजिसर रियलिज्म यानी वही मैजिक रियलिज्म पद का प्रयोग किया। मैजिसर जादू कौन किया, यह नाम याद रखना है, जादुई वाला सब था फ्रेंच रोह ने। जादुई यथार्थ का प्रतिष्ठापक बुअलो को माना जाता है। जादुई यथार्थ का प्रतिष्ठापक कौन है, बुअलो। जादुई यथार्थवाद से जुड़े प्रथम प्रमुख रचनाकार देखते हैं। प्रमुख रचनाकार कौन कौन है, नाम याद रखें। जॉर्ज साइको, लुइस या फिर बोर्गस, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, एलेजो कापेतियर या कापेतियर, मार्क्वेज इत्यादि नाम हुआ ऐसा है। यथार्थवादी कलाकार 1857 में फ्रेंच लेखक फ्लावेयर की प्रसिद्ध रचना मादाम बावेरी प्रकाशन से हुआ। बाल्जाक और जोला जिस यथार्थवादी आंदोलन का प्रवर्तन किया उसे प्रकृतवाद कहा जाता है। प्रतीकवाद यहाँ पे है। प्रतीकवाद का आविर्भाव कब हुआ, 19वीं सदी के अंत में फ्रांस में हुआ। प्रतीकवाद फ्रांसीसी काव्य जगत का पारनेसियनिज्म के बाद का एक आंदोलन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा, अब हम लोगों के आगे तो कुछ समझ में आएगा कि मतलब कि ठीक ठाक लिखे हैं वो सब, जैसा था फ्रांस में था, इंग्लिश में था, फिर उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, तो जैसा शब्द था थोड़ा सा कठिन है, उन लोगों के नाम भी और उन लोगों की चीज़ें भी। इन पारनेसियनों के पीछे सन 1885 ईस्वी में प्रतीकवादियों यानी कि सिम्बोलिस्ट्स या फिर डिकेंडेस्ट एक संप्रदाय फ्रांस में खड़ा हुआ जिसने अनूठे रहस्यवाद और भावोन्मादमयी भक्ति का सहारा लिया। भावोन्मादमयी भक्ति का सहारा लिया। फ्रांस में प्रतीकवाद के पुरस्कर्ता वादलेयर माने जाते हैं। सन 1886 में कवि जीन मारियास ने फिगारो नामक पत्र का प्रकाशन किया। कौन, जीन मारियास ने, जिसमें प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया है। इंग्लैंड में प्रतीकवाद का प्रवर्तन विलियम बटलर येट्स ने किया है। येट्स एड्स। प्रतीकवादी आंदोलन को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक निम्नलिखित हैं। फ्रांस में चार्ल्स वादलेयर, पॉल वर्लेन, आर्थर रिम्बाउद, स्टेफेन मलारमे। इंग्लैंड में जॉर्ज मूर, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर साइमंस, अर्नेस्ट डाउसन। जर्मनी में स्टीफेन जॉर्ज। अमेरिका में एमी लॉवेल। प्रतीकवादियों ने चार्ल्स वादलेयर की कविता कॉरेस्पॉन्डेंस यानी सादृश्य को अपना घोषणा पत्र माना है। चार्ल्स वादलेयर को फ्रांस का प्रथम कवि माना जाता है। बिंबवाद का उदय 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ अमेरिकी और अंग्रेजी कवियों के सहयोग से आरंभ हुआ। बिंबवाद के प्रवर्तक T.E. ह्यूम माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने F.S. फ्लिंट को इसका प्रवर्तक माना है। शुक्ल ने ठीक। बिंबवाद के प्रवर्तक T.E. ह्यूम माने जाते हैं, लेकिन शुक्ल ने F.S. फ्लिंट को माना है। तो शुक्ल को जो माने हैं उसी को हम लोग भी मानेंगे, यानी कि इसको इम्पोर्टेंट देखिएगा कि शुक्ल ने किसको माना है बिंबवाद का प्रवर्तक, फ्लिंट को। इमेजिज्म या फिर बिंबवाद की संख्या सर्वप्रथम एजरा पाउंड ने दी है, इंपॉर्टेंट है। फ्लिंट ने 1913 में पोएट्री पत्रिका में बिंबवाद के 3 सिद्धांतों की घोषणा की है। विषयगत या फिर विषयीगत वस्तु का प्रत्यक्ष चित्रण यह पहला है। जो चित्र विधायक न हो शब्द का बहिष्कार दूसरा है। लय से युक्त संगीत योजना यह तीसरा है। प्रमुख बिंबवादी आलोचक निम्नलिखित है। रिचर्ड ऑलिंगटन, हिल्डा डुलियट, D.H. लॉरेंस, ये सब क्या है, बिंबवादी हैं। कार्लोस विलियम्स, जॉन हेचर, एमी लॉवेल। T.E. ह्यूम की महत्वपूर्ण रचना का नाम क्या है, स्पेक्यूलेशंस। याद रखिए स्पेक्यूलेशंस किसका है, T.E. ह्यूम का। मिथक यूनानी शब्द मिथोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मुंह से निकला हुआ मतलब मिथक का मिथोस से बना है यूनानी शब्द, इसका अर्थ क्या है, मुंह से निकला हुआ। मिथ की समीक्षा का प्रवर्तक नॉर्थअप फ्राई को माना जाता है। मिथ की समीक्षा का प्रवर्तक कौन है, नॉर्थअप फ्राई कर दो, मिथक को क्या कर दो, फ्राई कर दो, फ्राई। युंग ने बिंब को आर्क टाइप यानी कि आद्य बिंब नाम दिया है। बाकी भी देखते हैं क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं।
लेवी स्ट्रास ने मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया कहा है। मार्क्सवादी के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। मार्क्सवादी दर्शन पद्धति के 3 अनिवार्य घटक निम्न है। द्वंद्वात्मक और पहला क्या है, द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, दूसरा राजनीतिक अर्थशास्त्र और तीसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक निम्नलिखित हैं: लुकाच, लेनिन, माओ त्से तुंग, ग्रामसी, कॉडवेल, जॉर्ज थॉमसन, अर्नेस्ट फिशर, ब्रेख्त, ब्लॉक, बेंजामिन, गोल्डमैन, अडार्नो इत्यादि। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द हैं उपाहम यानी कि ईड, आईडी, अहम यानी कि ईगो, पराहम यानी सुपर ईगो, लिबिडो यानी लिबिडो, चेतना यानी कॉन्शियस इत्यादि। एक किसका है, ये सब फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है। ये सब बीएड वगैरह में भी थोड़ा बहुत रहता है, टीचिंग वाले में, बीएड बीटीसी में। फ्रायड के प्रधान शिष्य निम्नलिखित हैं, यानी साइकोलॉजी में और ये सब में, मनोविश्लेषणवाद में। फ्रायड के प्रधान शिष्य हैं अल्फ्रेड एडलर, कार्ल गुस्ताव यूंग। फ्रायड ये सब शिष्य हैं। नमो कैसा है। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचनात्मक प्रयोग जेम्स ने शेक्सपियर के हैमलेट की आलोचना के माध्यम से किया था। रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है जो 20वीं सदी के दूसरे दशक में शुरू हुआ था। रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात 1919 में विक्टर सक्लोवस्की ने रूस में किया है। रूपवाद के समर्थक निम्न हैं, कौन कौन है देख लेते हैं: बोरिस इकेनबाम, रोमन जेकोब्सन, जॉन मुक्रोवस्की, रेने वेलेक इत्यादि। रूपवादी पूरा बल भाषा पे देते हैं। उनका कहना है कि कला सबसे पहले शैली और तकनीक है, उसके बाद और कुछ है। रूपवादियों के 2 केंद्र रहे हैं, भाषिकी 1915 मॉस्को और पिट्सबर्ग 1916 का। अब देखते हैं विखंडनवाद। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? जाक देरिदा का संक्षिप्त जीवन है। 1930 में जन्म, 2004 में मर गया। मतलब बहुत जिया इसी, बहुत तो नहीं जिया, 74 साल दिया। मतलब 2000 इधर आ गया ना, आ गया कि आ गए, विद्वान है तो आ गए, अच्छे से नाम लीजिए। अल्जीरिया का है और गुरु का नाम क्या है? फूको अल्थ्यूरस। फूक दो गुरु को। पुस्तक का नाम है इनका, जिसका यानी कि जाक दरिदा की पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस 1978 की। पाल द मान दरिदा तो ये है, लेकिन पाल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। रोमांटिक यानी स्वच्छंदता का मतलब अंग्रेजी में रोमांटिक शब्द को एक काव्य प्रवृत्ति के रूप में सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाले जर्मन आलोचक कौन है? फ्रेडरिक श्लेगल। राजनीति दृष्टि से स्वच्छंदतावाद का उदय 1789 में हुआ था। 1789 में फ्रांसीसी राज्य क्रांति से माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी था। अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का प्रारंभ महाकवि वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स से माना जाता है। लिरिकल बैलेट्स। संकलन त्रय 3 यूनिटीज। पाश्चात्य नाट्य शास्त्र, आपको एक चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर कौन सी पुस्तक लिखी थी, बताइए। संकलन त्रय मतलब कमेंट कीजिए, तब हमें लगा कि यहाँ तक आप देखे हैं, देखते भी हैं कि नहीं, बस वैसे ही चले जाते हैं। 3 यूनिटीज पाश्चात्य नाट्यशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली है। संकलन त्रय में स्थान संकलन, काल संकलन, कार्य संकलन समन्वित रहते हैं। पाश्चात्य आलोचना शास्त्र के कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक निम्नलिखित हैं। सार्त्र का है बीइंग एंड नथिंग 1943 का और क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन 1960 का। मार्टिन हाइडर का है बीइंग एंड, ये नीचे जो दिया है ना ये सभी इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह दे दिया है प्रमुख पुस्तकें, तो सार्त्र का याद रखिए। मार्टिन हाइडर का बीइंग एंड टाइम, कामू का मिथ ऑफ सिसिफस, माओ का है प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, देरिदा का है द एंड ऑफ मैन ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंस 1978 का। रोला बार्थ का है द डेथ ऑफ आथर, कार्ल मार्क्स का है दास कैपिटल, थॉमस लो पिकाक का है द 4 एज ऑफ पोएट्री, शैली का है द डिफेंस ऑफ पोएट्री, C.D. लेविस का है द पोएटिक इमेज, F.S. फ्लिंट का है हिस्ट्री ऑफ इमेजिज्म, अर्नेस्ट फिशर का है द नेसेसिटी ऑफ आर्ट, कॉडवेल का है इल्यूजन एंड रियलिटी, मैथ्यू अर्नाल्ड का है कल्चर एंड एनार्की 1869 का,
लिटरेचर एंड ड्रामा 1873 का है। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट भी है मैथ्यू अर्नाल्ड का। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877 का, यह भी मैथ्यू अर्नाल्ड का है। तो इस प्रकार से आपका पाश्चात्य शास्त्र समाप्त होने के साथ ही संपूर्ण सरस्वती पांडे गोविंद पांडे बुक का यहाँ पे समाप्त हो चुका है। संपूर्ण बुक समाप्त हो चुका है, द एंड हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। पूरा बुक पढ़कर आपको कैसा लगा, और अपने सुझाव सवाल भी कमेंट माध्यम से भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। आपका इतना प्यार देने के लिए आप सभी का, सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, आप सभी सफल हो जीवन में जो भी उद्देश्य लेके चले हैं। और देखिए, मोटिवेशन से ज़्यादा कंटिन्यूटी यानी डिसिप्लिन, लगातार हम थोड़ा ही पढ़ें, लगातार पढ़ते हुए चलेंगे तो वह ज़्यादा सफल होंगे बजाय मोटिवेशन से। मोटिवेशन एक दिन आएगा फिर धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। और क्या होता है कि डिसिप्लिन और हमारी जो मेहनत होती है वह ऊपर नीचे चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हम रोज़ 5-6 घंटा 8 घंटा मन बनाए तो रोज़ ही पढ़ पाएंगे। हो सकता है किसी दिन 2 घंटा पढ़ें, 4 घंटा पढ़ें, 6 घंटा पढ़ें, 8 घंटा, किसी दिन 10 घंटा पढ़ें। तो यह सब चलता रहेगा। हाँ, ऐसा ना हो कि किसी दिन 12 घंटा पढ़ ले, किसी दिन 0 घंटा हो जाए या आधा घंटा रह गया। ऐसा नहीं, मिला जुला के 4-5 घंटा रोज़ पढ़ना ही है। और कोई ज़रूरी काम आ गया, कहीं चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे जब घर पे हैं, वैसा काम नहीं है, घर पे या जहाँ भी रहते हैं तो लगातार हम पढ़ते रहें। कम से कम 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तो डेली पढ़ते रहें। इतना बहुत है, 5 घंटा बहुत है, 4 घंटा बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस कंटिन्यू रखना है, रोज़ का रोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।